ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई, उस पर पलटू राम का पूरा राजनीतिक दबाव है और इसलिए ईओयू कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सब जो भी हो रहा है, ये पूछताछ और तलाशी, ये सब खाना पूरी और कुछ। सिंघल साहब वाली बात करें, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जब तक संजीव सिंघल की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोई बड़ा मगरमच्छ इन लोग के हाथ में नहीं लगने वाला। अब अभी चाय पीने गई है, 6 महीना बाद बिस्किट खाने जाएगी, फिर 6 महीना बाद कॉफी पीने जाएगी। इस तरह इन्वेस्टिगेशन होता है। और अब ये बात आ रही है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से कलकत्ता में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे, वो प्रिंटिंग प्रेस भी ब्लैक लिस्टेड था। पेपर लीक, आपने सही कहा, बिहार में इसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। बीपीएससी की परीक्षा हो तब पेपर लीक, सिपाही भर्ती हो तब पेपर लीक, अभी टीआरई 3.0 वाला हुआ शिक्षक भर्ती, उसमें पेपर लीक। क्या लगता है सर कि आगे जिस तरह जांच चल रहा है, कार्रवाई हो रहा है, आगे पेपर लीक जो है रुकेगा? वो कुछ नहीं रुकेगा। अरे आपको तो नज़ीर पेश करना था ना। यदि इसी केस में आप सिंघल साहब की गिरफ्तारी कर लेते, बड़े बड़े और मगरमच्छों को पकड़ते, कलकत्ता जाते, ये पूरा शिक्षा माफिया को बंद कर देते, तो सब लोग का कलेजा दहल जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। रोजगार 2024 लोकसभा चुनाव का अहम मुद्दा बनते जा रहा है। तेजस्वी यादव आज फिर उन्होंने घोषणा किया कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा पूरे देश में अगर इंडिया की सरकार बनती है। लेकिन रोजगार के साथ साथ एक अहम मुद्दा है पेपर लीक। परीक्षा जो है ईमानदारी से हो, पारदर्शी तरीकों से हो, और सबसे बड़ी बात युवाओं का विश्वास हो, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, प्रोसेस है, उन सभी पर, कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन हम बात करें बिहार की, तो बिहार में देख लें आप, 2 बड़े बड़े पेपर लीक हुए। एक सबसे बड़ी जो सिपाही की बहाली थी, उसमें पेपर लीक हुआ। 6 महीने बाद जांच एजेंसी जो है वो पूर्व डीजीपी एस के सिंघल के पास पहुंचती है और प्रश्न पूछती है। वही बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बता दे, परीक्षा की तिथि के बारे में संभावित समय जो है वो घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक जांच एक सीमा पर आके अटक गया है। हमारे साथ हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, और लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, रोजगार की तो बात चल रही है, लेकिन रोजगार का सबसे अहम आज का समय में जो व्यवस्था है वो है कंपटीशन एग्जाम, और उसमें एक बहुत बड़ा रोग लग चुका है पेपर लीक। बिहार उससे सरग्रसित है और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। सर, अभी भी देखें इसके सिंघल साहब का जो प्रकरण हुआ है, क्या कहेंगे इस पर सर? अब देखिए, ये तो पेपर लीक, आपने सही कहा, बिहार में इसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। बीपीएससी की परीक्षा हो तब पेपर लीक, सिपाही भर्ती हो तब पेपर लीक, अभी टीआरई 3.0 वाला हुआ शिक्षक भर्ती, उसमें पेपर लीक। और ये जो सिंघल साहब वाली बात करें, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जब तक संजीव सिंघल की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोई बड़ा मगरमच्छ इन लोग के हाथ में नहीं लगने वाला है। अब मैं दर्शकों को पूरी बात संक्षेप में बताऊँ। ये सिपाहियों की भर्ती थी, 21,391 रिक्तियाँ निकली थी, जो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रिक्तियाँ थी। 1 अक्टूबर को पिछले साल इसकी परीक्षा हुई। उसी दिन शाम होते होते पता चल गया कि पेपर वायरल हो गया, सब है। संजीव सिंघल सर जो डीजीपी बिहार के रह चुके हैं, वही CSB के ये थे, चेयरमैन थे बहाली बोर्ड के, उन्होंने एकदम तार ठोक के कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ है, एकदम कदाचार मुक्त है, कोई ये सब नहीं है। लेकिन अगले रोज होते होते इतने सबूत आ गए कि अंत में उनको भी झक मार के या दबाव में आके उसको रद्द करना पड़ा 2 अक्टूबर को। उसके बाद दिसंबर तक आते आते सिंघल साहब की छुट्टी भी हो गई, सरकार ने इनको कुर्सी से भी हटा दिया। इस मामले में देखिए पूरे बिहार में 74 प्राथमिकियां हुई, 74 FIR। 75 सर, एक ईओयू ने भी किया। अच्छा ठीक है, तो उसको जोड़ के 75 हो गया। और ईओयू ने को सबकी जांच दी गई। ईओयू ने एक लंबे चौड़े SIT का गठन किया, 22 लोगों का SIT है, मानवजीत ढिल्लो DIG है उसकी अध्यक्षता में। अब ये तो इतनी सुस्त चाल में ये है कि कछुआ और घोंघा सब शर्मा जाएंगे, मैं तो यही कहूँगा। अब ईओयू को देखिए, ये अक्टूबर की बात, अभी मार्च में, मतलब 4-5 महीने बाद सिंघल साहब के चैम्बर की इन लोगों ने तलाशी ली और कंप्यूटर जब्त किए हैं। आप 5 महीने पंडित जी से जतरा निकलवा रहे थे, क्या मुहूर्त निकलवा रहे थे। पटना में लोकल चीज़ थी, 2 मिनट का काम था, क्यों ऐसा हुआ? क्या यदि कोई सच में अभियुक्त रहेगा तो वो सबूत नहीं नष्ट कर देगा बीच में? दूसरा देखिए इन लोगों ने क्या खेल खेला कि बीच में सिंघल साहब के जाने के बाद मैडम शोभा ओहटकर को, जो DG होमगार्ड्स है, उनको अतिरिक्त प्रभार मिला था सिपाही भर्ती बोर्ड का। मैडम शोभा ओहटकर पत्राचार करती रहीं गृह विभाग से, सबसे, कि मुझे दस्तावेजों का प्रभार दिलवाया जाए। क्यों दस्तावेज का? सिंघल साहब बैठे रहे दस्तावेजों पर, और तब तक बैठे रहे जब तक शोभा मैडम का प्रभार फिर वापस नहीं हो गया, जितेंद्र कुमार नहीं आ गए।
तो एक सवाल उठता है ना, क्यों सिंघल साहब प्रभार देने से बच रहे थे, क्यों भाग रहे थे? क्या उनको ये डर था कि मैडम शोभा उठकर अपनी ओर से स्वतः संज्ञान लेके कोई एफआईआर न करवा दे? वो खुद चेयरपर्सन थी, वो खुद एफआईआर करा सकती थी, और वो एफआईआर कराती तब तो सबका खेल भंडुल हो जाता। तो अब जाके देखिए, 2-3 दिन पहले ये लोग, इनकी टीम गई है, ईओयू की टीम सिंघल साहब के घर, है ना, पूछताछ करने क्या गई थी? चाय पीने गई थी, खाना पूरी करने गई थी, क्या पूछताछ होगी? अब आ रहा है कि बहुत सहयोग किया उन्होंने, बहुत ये किया। अब अभी चाय पीने गई है, 6 महीना बाद बिस्किट खाने जाएगी, फिर 6 महीना बाद कॉफ़ी पीने जाएगी। इस तरह इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसके लिए यदि कोई दोषी है तो एक आदमी दोषी है, वो पलटू राम दोषी है। शुरू से देखिए, मैं आपको दर्शकों को याद दिलाऊं, डीजीपी के रूप में सिंघल साहब ने बहुत विवादित काम किए थे। आदित्य कुमार गया सीनियर एसपी था, उसको बचाने के लिए एक आदमी ने 40 बार इनको फ़ोन किया, फर्जी चीफ जस्टिस बन के हाई कोर्ट का। कायदे से उसी में सिंघल साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने फाइल बंद कर दी आदित्य कुमार की। लेकिन पलटू राम से जब मीडिया ने पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अब तो वो बेचारे रिटायर करने वाले, अब छोड़िए उनको। और उसके रिटायरमेंट के तुरंत बाद संजीव सिंघल साहब को चेयरमैन बना दिया गया। और अब ये बात आ रही है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से कलकत्ता में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे, वो प्रिंटिंग प्रेस भी ब्लैक लिस्टेड था, काली सूची में था, और ये सिंघल साहब खुद दौड़ दौड़ के कलकत्ता जाते थे। तो ये सब का हिसाब कौन देगा? तो स्पष्ट है कि मतलब 100 बातों की एक बात है कि ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई, उस पर पलटू राम का पूरा राजनीतिक दबाव है, और इसलिए ईओयू कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सब जो भी हो रहा है, ये पूछताछ और तलाशी, ये सब खाना पूरी और कुछ नहीं। सर, क्या एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया है सर ईओयू के सामने? क्या लगता है सर कि आगे जिस तरह जांच चल रहा है, कार्रवाई हो रहा है, आगे पेपर लीक जो है रुकेगा? वो कुछ नहीं रुकेगा, और मनोबल बढ़ेगा शिक्षा माफिया का। अरे आपको तो नज़ीर पेश करना था ना। यदि इसी केस में आप सिंघल साहब की गिरफ्तारी कर लेते, बड़े बड़े और मगरमच्छों को पकड़ते, कलकत्ता जाते, ये पूरा आप शिक्षा माफिया को बंद कर देते, तो सब लोग का कलेजा दहल जाता शिक्षा माफिया का कि देखिए ऐसा एक्शन हो गया। अब क्या, अब तो शिक्षा माफिया अपना पान खा रहा है, फिर करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा। ये तो वही स्थिति सैया हमार कोतवाल वाली बात है। पलटू राम ही शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं, तो ईओयू क्या करेगा और पटना पुलिस क्या करेगी? सर बीपीएससी में भी जिस तरह हुआ सर, टीआरई 3 में सर, तो क्या सर हर एक परीक्षा पर ही क्या राजनीतिक दबाव रहता है? क्या हर एक परीक्षा सर परीक्षा माफिया के चंगुल में? बिल्कुल, बिहार है, यूपी है, इन सभी राज्यों में क्या हो गया कि शिक्षा माफिया की पैठ जो है ना, सत्ता के गलियारों में हो गई। अभी जो बीपीएससी अपने जो टीआरई 3 की बात की, आपको याद होगा, उसमें लगभग 270 लड़के लड़कियां पकड़ा है हजारीबाग से, है ना, पकड़ा है ना। और उसके बाद जो चेयरमैन है परमार रवि मनु भाई, इन्होंने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है हमारे पास, कोई मानक साक्ष्य नहीं है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि 250 लड़के लड़कियां जेल भेज दिए गए, कह रहे हैं कि ठोस साक्ष्य ही नहीं, कैसे किए? जब चारों ओर से दबाव पड़ा, जब छात्र संघों ने कहा कि हम लोग बीपीएससी का घेराव करेंगे, जब मैंने धमकाया कि मैं पीआईएल करूंगा हाई कोर्ट में, तब जाकर इन लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब जाकर इन लोगों ने रद्द की है परीक्षा। तो इतना ज़्यादा शिक्षा माफिया के चंगुल में है पूरी सरकार, पूरी सत्ता। सर खबर आया था कि जून सेकंड हफ्ता में 7 से लेकर 15 जून के बीच में टीआरई 3 हो सकता है। सर श्योर हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा? एक तो मुझे नहीं लगता, अभी मामला को शांत करने के लिए एक तारीख निकाल दी गई है ना, ऐसे ही 7 जून, ये जून। और जो हालत है बिहार का, जिस तरह से शिक्षा माफिया छुट्टा घूम रहा है, क्या गारंटी है कि उसमें नहीं होगा? इस बार हजारीबाग में वो खेल हुआ है, अगली बार कोडरमा में होगा, है ना, देवघर में होगा, बिहार में ही कहीं पर हो जाएगा किसी शहर में, और फिर इसी तरह से होगा। फिर बीपीएससी चेयरमैन कहेंगे कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, मानक साक्ष्य नहीं है। चेयरमैन भी ऐसे लोगों को बना के भेजा जा रहा है जो कि सरकार के सामने बिल्कुल कठपुतली बन के नाचते हों। जी सर, जी। तो अमिताभ दास थे और इनका यही कहना है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, नज़ीर पेश नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक रुकने का नाम नहीं लेगा, और जो आगे परीक्षा होने वाली है वो भी संदेह के दायरे में ही रहेगी, क्योंकि परीक्षा माफिया और जो गुनाहगार हैं वो खुले घूम रहे हैं। आशा करेंगे हम कि रोज़गार की बात हो रही है, ऐसे में पारदर्शिता की भी बात हो, ईमानदारी से नौकरी देने की भी बात हो, ये भी चुनावी एजेंडा बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।